नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार। हाल ही में गाजियाबाद में भांजी को छेड़खानी से बचाने के दौरान पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या को लोग भूल भी नहीं पाए थे कि बुलंदशहर की घटना से एक बार फिर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है वो सवालों के घेरे में है। दरअसल उत्तर प्रदेश में मनचलों के हौसले किस कदर बुलंद है, इसकी एक वानगी बुलंदशहर में देखने को मिली। यहाँ पे अमेरिका से स्वदेश लौटी होनहार छात्रा सुदीक्षा भाटी की मनचलों की छेड़खानी से बचने के दौरान सड़क हादसे में मौत हो गई। पुलिस इसे आम सड़क हादसा बता रही है, जबकि छात्रा के परिजनों का आरोप है कि उसके साथ छेड़छाड़ हुई है। इसके अलावा कई तरह के सवाल जो हैं वो यहाँ की कानून व्यवस्था पे पिछले कई दिनों से उठ रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी है, लेकिन कैसे यहाँ पे महिलाएं असुरक्षित हैं, आए दिन उसकी तस्वीरें देखने को मिलती हैं। सवाल यही कि बेटियां कब सुरक्षित होंगी, महिलाएं कब सुरक्षित होंगी, कब कानून व्यवस्था बेहतर होगी, और क्यों आखिर जो मनचले हैं, जो बदमाश हैं, जो गुंडे किस्म के लोग हैं, उनके दिनों दिमाग में प्रशासन का डर नहीं है, पुलिस का डर नहीं है। क्योंकि इससे पहले भी कई बार कहीं छेड़छाड़ का विरोध करना भारी पड़ जाता है और कहीं पर उससे बचते बचते जान चली जाती है। यह पहला मामला नहीं है। कुछ दिन पहले ही गाजियाबाद में भी एक ऐसा ही हादसा हुआ था जहां छेड़छाड़ का विरोध करना एक पत्रकार को भारी पड़ गया था, क्योंकि उनकी भांजी के साथ छेड़छाड़ हो रही थी। जब विरोध किया तो उन्हें गोली मार दी गई थी। मैं औरंगाबाद से जा रहा था, जहाँ ये हादसा हुआ वहाँ से 20-25 मीटर की दूरी पे मैं था। उसके बाद में जब मैं वहाँ पहुँचा तो उसमें बुलेट वाले ने इमरजेंसी ब्रेक लिए, जो औरंगाबाद की तरफ से दूध का टैंकर आ रहा था, उसे बचाने के लिए उसने इमरजेंसी ब्रेक लिए। जो एक लड़का और लड़की बुलंदशहर की तरफ से आए थे, उसकी बाइक बुलेट में पीछे से ठुकी, जिससे लड़की भाई मौके पे गिर गई थी और ऑन द स्पॉट वो खत्म हो गई थी। फिर मैंने ही उसके परिजनों को फ़ोन किया, जो मेरे फ़ोन से उसके भाई ने फ़ोन किया था, और एसओ साहब को मैंने फ़ोन किया था, और हमारे एसओ साहब को। उसके बाद में ये 10-15 मिनट की बीच में ही हम मौके पर पहुँचे। एम्बुलेंस भी और 100 नंबर भी और एसओ की गाड़ी भी। फिर जो है उसके बाद में रेखापट्टी हॉस्पिटल में उस लड़की को और लड़के को लिया है। बेटी हमारी यहाँ से दादरी से अपने गांव से और अपने मामा के यहाँ जा रही थी। ये उनके साथ थे, उनके चाचा हैं। तो यहाँ दादरी इससे बुलंदशहर से आगे जाके एक गांव के पास बुलेट से 2 लड़के आए। उनमें से कुछ लड़के जो बैठे हुए थे वो बेटी के साथ बदतमीजी कर रहे थे। कभी उसके पीछे से कुछ बोलते थे, कभी बराबर में बाइक लगा के कुछ बोलते थे। कुछ टाइम बाद उन्होंने हमारी बाइक, इसकी बाइक से आगे बाइक लगा के अपनी बुलेट और इमरजेंसी ब्रेक मार दिए, जिससे कि इसकी बाइक उसमें जाके टकरा गई और एक्सीडेंट हो गया, जिससे ये साइड में गिरे और बेटी जो गिरी उसको सर में आगे पीछे काफ़ी सारी चोटें हैं, जिससे ऑन द स्पॉट ही बेटी में कुछ भी नहीं था। उसके बाद हम हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल जाने के बाद उन्होंने, हॉस्पिटल वालों ने बताया कि इसे आप बुलंदशहर ले जाओ, मामला ख़राब है, कुछ नहीं है। उसके बाद हम यहाँ पोस्टमार्टम के लिए बेटी को लेकर आए हैं। अभी पोस्टमार्टम रूम पे ही खड़े हैं यहाँ बुलंदशहर में। कहाँ पढ़ रही थी बेटी आपकी? बेटी हमारी यूएसए अमेरिका में पढ़ रही थी और गवर्नमेंट खर्चे पे पढ़ रही थी। उसने बुलंदशहर टॉप किया था यहाँ से, इस जिले से ही, और उसी बेस पे गवर्नमेंट ने उसे पौने 4 करोड़ की स्कॉलरशिप दी थी। हम यहाँ से बच्चे को वो लेने जा रहे थे, हम कॉलेज से उसके टीसी लेने के लिए जा रहे थे। तो रास्ते में बीच में हम जाते तरफ तो हमने बुलंदशहर पार करा, तो चौराहा सब कोई गांव है ऐसे ही। उसके पास से बाइक वो एक बुलेट थी, तो बुलेट ने कई बार हमको ओवरटेक करा, फिर ऐसे घुमाया इधर उधर को घुमाया। हमने फॉरवर्ड धीमी कर ली, स्टड से मारने लगा वो। स्टड मारने के बाद में हमने धीमी करी अपनी बाइक, फिर भी उसने और आगे से जाकर फिर एकदम हमारे आगे एकदम ब्रेक मार दी। ब्रेक मारने के बाद में भी हमारी बाइक एकदम कंट्रोल पे हो, उसमें ज़्यादा सीधी टक्कर लगी। सीधी टक्कर लगते ही मैं ऐसे ही गिर गया हूँ और मेरी भतीजी पीछे गिरी उस सर्स के उससे, और मैं पहचान नहीं पाया। ऐसा बुलेट थी केवल उसमें, और वो हो गया। तो उस पर जाट लिखा हुआ था, वो वहाँ से चला गया है। मैं थोड़ा सा उसमें हो गया, एकदम होश हवास से मैं खो चुका हूँ। ओवरटाइम कई बार करा उसने। हाँ, वो करा था उसने। तो ऐसा हुआ था। शुभिक्षा नाम की एक लड़की अपने चाचा के साथ अपने मामा के गांव जा रही थी। रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। एक बुलेट मोटरसाइकिल से उसके मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई और जिसमें शुभिक्षा की दर्दनाक परिस्थितियों में मौत हो गई। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है
और जो मोटरसाइकिल वाला था जिससे एक्सीडेंट हुआ है उसकी तलाश की जा रही है, विवेचना की जा रही है। ये पुलिस का रवैया है। परिजन कह रहे हैं छेड़छाड़ हुई है और पुलिस कह रही है इसे आम साधारण भाषा में इसे एक हादसा बता रही है। तो अमेरिका के बॉब्सन कॉलेज में ये छात्रा पढ़ाई कर रही थी और स्कॉलरशिप दी गई थी उसे करीब 3 करोड़ 80 लाख की। कोरोना के चलते सुदीक्षा अमेरिका से स्वदेश लौटी थी और 12वीं में बुलंदशहर जनपद से उन्होंने टॉप किया था। एक होनहार छात्रा, HCL की तरफ से पिछले साल स्कॉलरशिप उनको मिली थी और साल 2018 में बुलंदशहर में 12वीं में उन्होंने टॉप किया था। एक होनहार छात्रा आज कैसे मनचलों का शिकार हो गई, दुखद अपने आप में। और ये पहला मामला नहीं है जहां इस तरीके की घटनाएं हो रही हों, हादसे हो रहे हों, छेड़छाड़ हो रही हो, विरोध करने पे मार दिया जाता है और पुलिस कैसे उस पर पर्दा डालती है वो भी छिपा नहीं है। पुलिस की कार्यप्रणाली तो पिछले कुछ वक्तों से लगातार ही सुर्खियों में है। चाहे वो बिकरू कांड को उठा लीजिए, चाहे बुलंदशहर की एक महिला जिसको मरा हुआ बता के गाजियाबाद में एक लाश जब मिली उसे बुलंदशहर की महिला बता दिया था और बाद में वो जिंदा थी, वो लाश किसकी थी वो भी अभी जांच चल रही है। कई मामले ऐसे सामने आ रहे हैं जो सवाल उठाते हैं प्रशासन पे। तो मनचलों पर आखिर लगाम कब लगेगा, ये प्राइम न्यूज के कुछ सवाल हैं। शासन सख्त लेकिन प्रशासन लाचार क्यों है, ये अपने आप में बड़ा सवाल। कब तक प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा बेटियां उठाती रहेंगी, महिलाओं को उठाना पड़ेगा? क्या मनचलों के डर से सड़क पर ना निकलें बेटियां? तो ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। ये वही दोनों बताए जा रहे हैं बुलेट पे युवक जिन्होंने छेड़छाड़ की थी। सीसीटीवी में इनकी ये तस्वीर कैद हुई है। लेकिन पुलिस का रवैया जो है वो निराश करता है। वो ये बताता है कि एक साधारण सड़क दुर्घटना की शक्ल इसे दे दी जाए और महिला सुरक्षा पे यदि सवाल उठे तो उससे बचा जाए। तो ये हालात हैं सूबे के और सवालों के घेरे में कानून व्यवस्था है, प्रशासन है। कब उत्तर प्रदेश में महिलाएं महफूज होंगी, ये सवाल अब भी बरकरार है। और महिला सुरक्षा एक ऐसा मुद्दा जिस पे चुनाव लड़ा गया, चुनाव जीता गया। मुख्यमंत्री ने कई ऐसे कदम भी उठाए जो संदेश देने के लिए काफी थे कि वो सख्त है, लेकिन प्रशासन क्यों लापरवाह बना हुआ है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और कुछ दिन पहले अभी एक बुलंदशहर में एक घटना हुई जिसमें छेड़छाड़ हुई थी छात्रा के साथ, एक युवती के साथ। और जब उसका विरोध किया गया तो उसके जो मामा थे उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इससे पहले भी कभी बुलंदशहर, कभी मेरठ, कभी हापुड़, कभी गाजियाबाद, कभी नोएडा और कभी प्रदेश का कोई दूसरा हिस्सा इस तरह से सुर्खियों में रहा है। और सवाल कानून व्यवस्था पर, प्रशासन पर, शासन पर कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसे लोगों में डर नहीं है, ना पुलिस का, ना कानून का, ना प्रशासन का, ना शासन का, ना समाज का, ना सरकार का। और कैसे महिलाएं महफूज होंगी, कैसे वो खुद को सुरक्षित महसूस करेंगी, कब वो खुले आसमान में बिना किसी वक्त को देखे घर से बाहर निकल पाएंगे। बड़ी बहस करेंगे इस पे। चर्चा में हमारे साथ शाहिद खान है, नेता कांग्रेस, अंकित अरोड़ा हैं, राजनीतिक विश्लेषक, अजय शर्मा है हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार, फखरुल हसन चांद, नेता समाजवादी पार्टी के, और अशोक पांडे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। इसके अलावा अशोक कुमार बुलंदशहर से हमारे संवाददाता हैं। अशोक, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। परिजन कह रहे हैं छेड़छाड़ हुई थी, पुलिस कह रही है इसे आम साधारण भाषा में वो एक सड़क हादसा बता रही है। सच्चाई क्या है और अब तक अपडेट क्या है? जी राजेश, आपको बता दें कि ये पूरे मामले को देखा जाए तो पुलिस की तरफ से तो इसे हादसा बता रही है, परिजनों की तरफ से तो कहा जाए तो पूरा परिजन कह रहे मनचलों ने ओवरटेक करके इस छात्रा के साथ में ओवरटेक करा, स्टैंड करे, जिसमें
ओवरटेक करके गाड़ी आगे लगा दी तो इसका दुर्घटना हो गई। हाँ। पूरे मामले को देखा जाए तो पूरे अभी सीसीटीवी कैमरे में फुटेज के आधार पर देखे जाए पुलिस जांच कर रही है। परिजन की तरफ से तो इसे मंचले के द्वारा इसे टॉर्चर के द्वारा बहुत हुई हत्या हुई है। मतलब पुलिस की प्रतिक्रिया आई है, करीबन 24 घंटे के लिए वादा किया गया है कि 24 घंटे में जांच हमने लगा दी, टीम कुछ लगा दी गई है, टीम लोकल पुलिस भी लगाई गई है और तमाम 2-3 सीओ लगाए गए हैं। इसमें पूरी जांच में फुटेज के आधार पर जांच की जा रही है। हाँ। जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हो जाता, आरोपी के बाद में मालूम हो पाएगा क्या आरोपी के सच था कि जिसका स्टैंड कर रहा था या मंचले इसके पीछे कर रहे थे। अब सच्चाई जब निकल के आएगी पूरे मामले को, अब इसमें जांच हो रही है, जांच के बाद में जो तथ्य निकल के आएंगे अब उस पूरे गहराई तक जांच की करने के लिए पुलिस बुलंदशहर पुलिस वादा कर रही है। तो कोई सुराग पुलिस के हाथ लगा है इन दोनों का? जी राजेश, आपको बता दें कि पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी फुटेज मिली है। जो फुटेज में तो ब्लैक कलर की बुलेट पर जाते हुए तो युवक हैं जिसमें एक टी शर्ट पहने हुए हैं और जाट लिखा हुआ है। अब देखना होगा, बहुत बड़े सवाल तो पुलिस पर ये खड़े करते हैं कि लोकल पुलिस पर और बुलंदशहर पुलिस पर, क्योंकि चौकी के सामने फुटेज है। मार्क्स 24 चौकी से जो औरंगाबाद थाने की जो चौकी है उससे 50 मीटर के सामने ये दुकान है और उसके सामने ये चौकी है, वहां पर फुटेज प्राप्त होता है। फुटेज ये कल ही प्राप्त कर ली थी पुलिस। तो आरोपी थे, वो आरोपी यहाँ से जनपद से भाग गए भी होंगे। सवाल बहुत खड़े होते कि आरोपी गिरफ्तार होते जब मीडिया में खबर आती है तो जब बुलंदशहर पुलिस। चलिए मैं आता हूं अशोक आपके पास फिर से। अशोक पांडे भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। पांडे जी, ये प्रदेश में हो क्या रहा है? कुछ दिन पहले गाजियाबाद, अब बुलंदशहर और आए दिन इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। क्या हुआ यूपी की कानून व्यवस्था को? देखिए, आपको बता दें कि ये एक दुर्भाग्यजनक घटना है। निश्चित तौर पे हम लोग मर्माहत हैं और जो डीएम साहब का वक्तव्य आया और जो वहाँ के पुलिसजनों ने बताया कि जो मोटरसाइकिल या स्कूटी जो चला रहा था वो नाबालिग उसका भाई था लड़की का, और पुलिस का जो बयान आया, जो डीएम साहब का बयान आया। लेकिन निश्चित तौर पे हम अब जो फुटेज के आधार पे जांच करा रहे हैं, जो भी दोषी होगा तो उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हत्याएं हो रही थी, आज रुक गई। बड़े बड़े अपराधी जेल के अंदर है या काउंटर हो रहा है, लेकिन दुर्भाग्य इस तरह की घटनाएं अगर बेटियों के साथ कहीं कहीं हुई हैं तो निश्चित तौर पे हम सब बर्माहत हैं। नहीं, अब भी हो रही हैं पांडे जी, अब भी हो रही हैं। हो नहीं रही थी, अब भी हो रही हैं। हत्या भी हो रही है, लूट भी हो रही है, अपहरण भी हो रहे हैं और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ भी हो रही है। देखिए, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटना, एक हत्या जो पत्रकार बंधु की हुई थी उस पर त्वरित कार्रवाई हुई है। अपराधी जेल के अंदर है और हमारी सरकार ने मुआवजा भी दिया। उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी, बेटी की पढ़ाई की व्यवस्था। ये अलग बात है कि आप जो कह रहे हैं, निश्चित तौर पे हम आपसे सहमत हैं, ये दुर्भाग्यजनक है। हमने जब ऑपरेशन मजनू शुरू किया छेड़छाड़ के विरुद्ध तो न जाने कितने विरोधी दलों के लोग इसके खिलाफ आवाज उठाने लगे। लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि निश्चित तौर पे इस घटना में हम सीसीटीवी के फुटेज की जांच करा रहे हैं। जो भी दोषी होगा जेल के अंदर होगा। लेकिन क्या भरोसा किया जाए यहाँ की कानून व्यवस्था पे? पुलिस कह रही है, साधारण भाषा में उसने कह दिया कि ये आम हादसा है। परिजन कह रहे हैं जो उस बाइक पे थे उस युवती के साथ कि हमें छेड़छाड़ की जा रही थी, परेशान किया जा रहा था, ओवरटेक किया जा रहा था, बचने के चक्कर में यह हादसा हुआ। और क्या यूपी पुलिस पे हम भरोसा करें जो मरे हुए को जिंदा बता देती है, जिंदा को मरा बता देती है? देखिए, आपको बता दें कि जो वीडियो आए हैं, वीडियो में पहले ये था कि उसके चाचा स्कूटर चला रहे थे। बाद में पता चला उसके भाई ने कहा कि मैं स्कूटर चला रहा था, जो नाबालिग है, हेलमेट भी नहीं लगाया था। दूसरा, वहाँ चश्मदीद एक पुलिस के आदमी ने कहा दुर्घटना हुई थी। मैंने जब पूछा तो बताया कि दुर्घटना हुई। डीएम साहब का जो बयान है उस आधार पे तो दुर्घटना कह रहे, लेकिन सीसीटीवी में जो आया है उसकी हम जांच करा के और कार्रवाई निश्चित करेंगे। और मैं हमारी सरकार ही है जो पुलिस वाले लापरवाही करते हैं, हाँ। उनके खिलाफ हम त्वरित कार्रवाई भी कर रहे हैं। आपने देखा होगा। अशोक जी आप ये बता दीजिए, आप कह रहे थे कि बेटी के हम घर वालों को नौकरी देंगे, बेटी के परिवार से हम नौकरी देंगे। रे जो होनहार बेटी थी उसको तो आप बचा नहीं पाए। अब सुन लीजिए अशोक जी, पहले सुनिए, ध्यान से सुनिए। पहले सुनने की आदत डाली, आप सत्ता में हैं। आप सुनने की आदत डाली, आप सत्ता में, आपसे सवाल किया जाएगा। आप बता रहे हो कि नौकरी दोगे। अरे
जो नौकरी कर रही थी, जो नौकरी के लायक थी, उसको आप नहीं बचा पाए। आपकी सरकार में 200 किलोमीटर रॉन्ग साइड चला के लड़कियों को रोना जाता है और आप यहाँ बैठ के बात कर रहे हो। आपकी सरकार में पत्रकार जैसे हमारे साथी छेड़छाड़ का विरोध करने में मार दिए जाते हैं। आप क्या बात कर रहे हो? मोदी जी ने, योगी जी ने सबसे पहले बोला था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये नारा बिल्कुल सच है? आप सुनिए की आदत डालिए। हम ऑपरेशन मजनू निकालते हैं तो आप वही उसके खिलाफ आवाज बुलंद करते हो। शासन बिल्कुल सुस्त है, प्रशासन मजबूर है। शासन बिल्कुल सुस्त है, प्रशासन मजबूर है। प्रशासन के हाथ इस सरकार ने बांध रखे हैं। इस सरकार ने बिल्कुल काम नहीं करने दिया प्रशासन को। जो अधिकारी कोई भी काम करता है उसका रातों रात ट्रांसफर हो जाता है। जो पत्रकार सही खबर देता है उसका FIR हो जाती है। आप यहाँ बात कर रहे हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाला, जो लड़की होनहार थी, जिसको करोड़ों में स्कॉलरशिप मिली, वो लड़की को नहीं बचा पाए हम। आप कह रहे हो उसको नौकरी देंगे? अरे जितने बेरोजगार हैं आप उनको नौकरी दे के देखो पहले। की बात नहीं कर रहे हैं। हमने गाजियाबाद में जो पत्रकार जी के साथ हुआ था उस घटना पे हम कह रहे हैं। इस घटना को आप जिसकी बात अशोक जी करेंगे, आप उसकी बात नहीं करेंगे। जो बात आपको करनी चाहिए वो आप बात नहीं करेंगे। आप इसकी बात करोगे गाजियाबाद की तो बुलंदशहर की बात करोगे, बुलंदशहर की बात करेंगे तो आप नोएडा की बात करोगे, नोएडा की बात करेंगे तो आप दूसरी बात करोगे। आप काम की बात करिए। हम CCTV को खंगाल रहे हैं। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अरे सर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, अच्छी बात है, लेकिन होगी कब? ये कार्रवाई करने की नौबत क्यों आती है? हमारी बेटियां कब सुरक्षित रहेंगी? फखरुल हसन, ठीक आता हूं मैं आक्रम। फखरुल भाई, आप लोग कानून व्यवस्था को लेकर कई दफा सवाल उठाते हैं और महिला सुरक्षा का एक ऐसा मुद्दा था जिस पे चुनाव लड़ा गया, चुनाव जीता गया, लेकिन आज जो हालात हैं उस पे क्या? फखरुल जी की आवाज नहीं पहुंच पा रही मुझ तक। फखरुल भाई आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं दोबारा लौटता हूं आपके पास। अंकित जी आपसे समझना चाहूंगा कि जिस तरीके के हालात हैं, कानून व्यवस्था लगातार उत्तर प्रदेश की सवालों के घेरे में है, महिला सुरक्षा सवालों के घेरे में है, और ये वो मुद्दा जिस पे चुनाव लड़ा गया, चुनाव जीता गया, और फिर आज ये हालात है सुबह के कहीं हत्या हो रही है, कहीं लूट, कहीं डकैती, ऐसा क्यों? राजेश जी, पहले किसी पे सवाल उठाने से पहले मैं उस बहन के परिजनों के साथ संवेदना रखता हूँ और ये बहुत दुखद मामला है। हम सब उनके बहन के परिजनों के साथ खड़े हैं इस दुखद समय में। और बात रही यूपी पुलिस, शासन, प्रशासन, ये दोनों ही अपने अलग एंटिटीज है, दोनों ही अपना एक सामंजस्य बना के चलने की बहुत ज़रूरत है। ये हमेशा देखा गया है और देखा जाएगा। अभी रिसेंटली जो भी आप देखिए, सबसे बड़ा एनकाउंटर जो विकास दुबे का किया गया, वो भी एक बहुत बड़ा जो है आप समझिए कि बहुत बड़ी अचीवमेंट थी एक यूपी सरकार की, कि कितनी जल्दी ही उन्होंने इस चीज़ को समेट के जो है इसकी कहानी जो है बंद कर दी गई। हाँ, और ये केस की बात की जाए, अगर मैं बहुत स्पेसिफिकली इस घटना की बात करूं तो ये ईव टीजिंग का मामला हो सकता है। इस पे अभी प्रशासन जो है एक प्रोटोकॉल के साथ इस पे कार्रवाई कर रही है और CCTV कैमरेज को जो है ढूंढे जा रहे हैं, समझे जा रहे हैं कि क्योंकि जो भी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो एक सामंजस्य में नहीं लग रहे हैं। और अगर ईव टीजिंग का केस है तो मेरा पूरा विश्वास है यूपी सरकार के साथ कि इस पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी और कोई भी इसमें बख्शा नहीं जाएगा। वो चाहे कहीं का हो या किसी भी राज्य का हो या किसी भी जगह का हो या किसी भी जात का हो, जो गलत है वो गलत है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है गलत नारा नहीं है। उस नारे के नीचे, उस अम्ब्रेला के नीचे ये संरक्षण का काम है। लेकिन उस पे असर कहां हो रहा है? उस पे असर कहां हो रहा है? आए दिन ऐसे हादसे हो रहे हैं, ऐसे मामले आ रहे हैं जहां छेड़छाड़ हो रही है, विरोध करने पे मार दिया जा रहा है, अपहरण हो जाता है, बलात्कार हो जाता है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देना तो आसान है, जमीन पे कितना उसका असर हो रहा है? देखिए क्या है, मेरा मानना है राजेश जी व्यक्तिगत कि जो गलत है वो गलत है। हाँ। अब अगर कहते हैं ना कि बहुत बड़े तबके से अगर कुछ छोटे मानसिकता के लोग जो मनचले हैं, जो कभी ऐसी नादानी करते हैं और जो एक इंटेंशनली एक्ट करते हैं, उनके साथ कार्रवाई की जाएगी। ठीक, और इसमें कोई दो राह नहीं है। शासन को जब पता लगा है, प्रशासन को जब पता लगा है, हमेशा कार्रवाई की गई है। अगर उसके बाद कोई ढील आ रही है तो वो सोचने का विषय है। ठीक, उससे पहले तो अब शासन और प्रशासन को अपना काम करने दीजिए। अजय शर्मा, बहुत जल्दी हालात हम कई बार चर्चा कर चुके हैं उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पे। आज फिर वही सवाल हमारे सामने आन खड़ा हुआ है। तस्वीरें बदलती हैं, चेहरे बदलते हैं, नाम बदलते हैं, और जहां पे हादसा होना होता है, घटना होनी होती है, वो इलाका बदलता है। ये कब रुकेगा, कैसे थमेगा? देखिए राजेश जी,
बड़ी अच्छी बातें कही अंकित जी ने। कुछ नादान लोगों की बेवकूफ़ी की वजह से एक होनहार लड़की की जान चली गई और नादान लोग बुलेट पे चल रहे थे जिसके पीछे लिखा था जाट, और जिसकी सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से चल रही है इंक्वायरी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि यदि हम ऐसे मंचलों को नादान कहने लगे और इन नादानों से कैसे बचेंगी घर की बहू बेटियां और बच्चियां क्योंकि सरकार तो बचाएगी नहीं, क्योंकि सरकार का पहला दायित्व होता है अपने नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना। उसी के अंदर यदि आप एक सुरक्षित जीवन नहीं दे सकते हैं तो आप सरकार में किस लिए हैं, क्यों हैं? क्योंकि सरकार जब के पास एक बॉडी है एडमिनिस्ट्रेशन की, लॉ जुडिशरी की और लॉ एंड सिस्टम की, यदि वह सही ढंग से काम नहीं करती है और अपराधियों के अंदर कानून का खौफ नहीं होता है, तब अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं, तब इस तरह की वारदात होती हैं। हम चाहे ग्रेटर नोएडा को देखें, बुलंदशहर को देखें, गाजियाबाद को देखें और अभी बागपत को देख लें, सरेआम तो यहाँ पर इतने सारे गैंग चल रहे हैं, इतने सारे सब कुछ चल रहे हैं। मैं जो गैंग शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, चाहे संगठित गिरोह हो, चाहे संगठित गिरोह हो, चाहे 30 रुपए के ऊपर पेट्रोल कर्मी को गोली मार दी जाए, चाहे ग्रेटर नोएडा का गौरव चंदेल का मामला हो, ये बताता है कि कानून के जो हाथ है लंबे जरूर हैं लेकिन पकड़ नहीं पाते हैं या बहुत धीरे से पकड़ते हैं और एक डर नहीं बैठता है कानून का, जिसकी वजह से ये इस तरह की स्थिति यहाँ सामने आ रही है। ठीक है, अशोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी अशोक जी। देखिए, कानून व्यवस्था की जहां तक बात है, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हमने अपराधियों पे नकेल कसी है, उसकी तारीफ सभी लोग कर रहे हैं। उसी का ताजा एग्जांपल संजय खोकर की हत्या है बागपत के अंदर, परमवीर तुगाना का भी मामला वहां पर मौजूद है। अभी जो आदित्य है प्रिंस, जो कि पुलिस को चकमा देकर छत्तो छत उड़न-छू हो जाता है, वो भी वहां पर मामला है। आए दिन बागपत से जो छपरौली जगह है वहां से हर दिन कोई ना कोई क्राइम की घटना आती है, चाहे वो मारपीट हो, चाहे देसी कमेटी की बरामदगी हो, चाहे किसी को गोली मार देना हो, छीन लेना हो। ऐसी ग्रेटर नोएडा के अंदर है, दादरी के अंदर है, गाजियाबाद के अंदर है, आए दिन कोई ना कोई घटना घटती है जिसके ऊपर पुलिस का एक बहुत ही रटा स्टेटमेंट आता है कि हमने केस दर्ज कर लिया है, पुलिस अभी जांच में जुटी है, जैसे किसी नतीजे पहुंचेगी आपको बता दिया जाएगा। मीडिया आती है, सुनती है, बता देती है, चली जाती है, लेकिन जिसके परिवार की बच्ची जाती है, जिसके परिवार से घटना घटती है, उसको पता है क्या हुआ, कैसे हुआ। तो ये जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट पर सरकार नहीं चलती है, एग्जीक्यूशन करने पर सरकार चलती है और वो आपको करना पड़ेगा। और घर की बहू बेटियों को आपको सम्मान देना पड़ेगा, अपराधियों को बैठाना पड़ेगा। यदि हम ये समझें कि जब तक अगर अपराधी पुलिस पे हमला नहीं करेंगे तब तक क्या पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी? अपराधी सभी जेल के अंदर है, बड़ा अपराधी तभी आप कैसे कह सकते हैं सारे अपराधी जेल के अंदर है? नहीं है, सारे अपराधी अभी भी जेल के अंदर नहीं है। ये वही अपराधी हैं, छोटे बड़े वही अपराधी जो सड़कों पर बहू बेटियों छेड़ते हैं, घर से बाहर निकलना मुश्किल कर दिया है। उस लड़के का बयान सुनी कह रहा है मैं घबरा गया, देख नहीं पाया कौन था, मैंने से बुलेट पर जाट लिखा पड़ा, वो डर बता रहा है उस लड़के के चेहरे पर जो साफ साफ लिखा हुआ है। एक ऐसी लड़की मार दी जाती है सड़क पर और उसको कहते हैं कार्रवाई करेंगे। तो आपको ऐसे छोटे मोटे चोरों को, उचक्कों को, बदमाशों को या जो गिरोह के लिए काम करते हैं उनको रोकना पड़ेगा, इन पे कार्रवाई करनी पड़ेगी, तभी बहू बेटियां सुरक्षित होंगी। क्योंकि किसी भी संतान परिवार का, मध्यम वर्ग परिवार का, किसी गरीब का घर का आदमी कोई भी बहू बेटियों सड़क पर नहीं छेड़ता है, नहीं करता ये टीजिंग। और मुझे बहुत हैरानी होती है जब ये कहा जाए कि ये नादान होते हैं जो बहू बेटी छेड़ते हैं। मुलायम सिंह जी ने कहा कि नादान है। अरे अभी अंकित अरोड़ा ने कहा नादान है। अरे मुलायम सिंह जी कहते थे कि नौजवानों से करती है जो बुलेट पर जाट लेके चलते हैं लड़कियों छेड़ते सड़क पर। अजय शर्मा जी, मैं आपकी बात को मैं रखना चाहूंगा। मेरे शब्द नादान का मतलब ये है, ये नासमझ लोग हैं। इस नासमझी का कोई इलाज नहीं है। ये मनचले भी नहीं है, ये नासमझ भी नहीं है, ये सिर्फ क्रिमिनल है। कहता हूं ये सामाजिक क्रिमिनल है, इनका खात्मा जरूरी है। ये खेत में कोई खरपतवार की तरह है, इनका सफाया जरूरी है। मैं कह रहा हूं ये एंटी सामाजिक लोग हैं, इसमें कोई दो राह नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, प्रशासन इसमें कड़ी कार्रवाई करेगी, पहले वो चीज सामने आने दीजिए। इस घटना को एक चुंबक की जैसे खींचा ना जाए, पहले उनके साथ उन परिजनों के साथ संवेदना रखी जाए और इसके लिए पूरा सहयोग किया जाए। पूरा प्रशासन, यूपी प्रशासन पूरी सशक्त तरीके से खड़ी हुई है इस चीज को लड़ने के लिए। अब समय तो दीजिए, हुई है इसमें तुरंत कार्रवाई की जाएगी। महिला सुरक्षा पे सवाल आज उठ रहा है, लेकिन हमने नेताजी को भी सुना था और तब भी खूब विवाद हुआ था, सवाल पूछे गए थे और उठाए गए थे जब उन्होंने कहा था कि लड़कों से तो गलतियां हो जाती हैं।
क्या ये उसी मानसिकता का परिणाम है कि आज भी इस तरीके की गलतियां हो रही हैं? मानसिकता का परिणाम है। पांडे जी एक सेकंड, आ रहा हूं मैं। पांडे जी आ रहा हूं। आपको बदलनी थी ये मानसिकता, आप नहीं बदल पाए, अब तक आ रहा हूं मैं। जी ने कहा नौजवानों से हो जाया, वही नादान। देखिए पहले इनको बोल लेने दीजिए। अपराधियों का मन बढ़ाते हैं। ठीक, आ रहा हूं पांडे जी, ठीक है। फकरुल सर, भारतीय जनता पार्टी के मित्र अभी बोल रहे थे और उनका पूरा ध्यान जिस तरीके से विपक्षी दलों पे था, विपक्षी पार्टी पे था, समाजवादी पार्टी पे था। हाँ। इनकी जो सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है उनका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ राजनीतिकों से बदला लेने पे। हाँ। आज आजम खान जेल में है, लल्लू सिंह को जेल भेज दिया जाता है, डॉक्टर अयूब पे एनएसए लगा दिया जाता है, अगर कोई आईएएस अपनी कोई पोस्ट लिखता है तो उस पर मुकदमा लिख दिया जाता है, कोई पत्रकार अगर पत्रकारिता करता है, कोई खबर ढूंढने जाता है तो उसको जेल में डाल दिया जाता है, कोई अगर इन सरकार के खिलाफ लिखना चाहता है तो उसके लिखने पे मुकदमा लिख दिया जाता है। ये सरकार कानून व्यवस्था पे पूरी तरीके से फेल है। आज जब इनके नेता मारे जा रहे हैं, आज आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व जिला अध्यक्ष की हत्या कर दी जाती है। हाँ। ये किस मुंह से कहते हैं कानून व्यवस्था की बात करते हैं? हाँ। ये किस मुंह से विपक्षी दलों पे आरोप लगाते हैं? आप कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के अंदर भी कट्टे की फैक्ट्री चलाता था और प्रियंका जी का भी था। आप बोल लीजिए, आपके नेता घर चलाते हैं, आपके नेता जुआ घर चलाते हैं, आप उनको ध्यान दीजिए। कांग्रेस के प्रवक्ता AIM के नेता ने उन दोनों माँ बेटियों को चढ़ाया था। आप दोनों एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने के दौरान, जबकि होना ये चाहिए कि कोई समाधान आए। है कि समाज के अंदर या राज्य के अंदर बहू बेटियां, घर की बच्चियां कैसे सुरक्षित रहेंगी। कि तुमने ये किया, हमने ये किया, तुमने ये किया, तो इसमें भटकाइए मत। सॉल्यूशन बताइए, कैसे बच्चियां सुरक्षित रहेंगी, कैसे ऐसे मंचों पे लगाम लगेगी, कैसे ऐसे अपराधियों पे लगाम लगेगी। सिर्फ इसकी बात होनी चाहिए कि इसके लिए सरकार के पास में क्या प्लान है। देखिए, सरकार के पास इच्छा शक्ति नहीं है। सरकार किसी भी हाल में कानून व्यवस्था को सुधार नहीं पाएगी। मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि योगी सरकार में ना आत्मविश्वास है, ना इनके अधिकारी इन पे विश्वास करते हैं, ना योगी सरकार को खुद पे अपने विश्वास है। मैं नहीं समझता कि योगी सरकार से प्रदेश की कानून व्यवस्था संभलने जा रही। अशोक पांडे, इनका जवाब दीजिए, फिर मैं शाहिद खान के पास आ रहा हूं। देखिए, आपको बता दें कि ये बेटी मरी है, इसमें राजनीति करने का समय नहीं है। मेरा ये मानना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत ही बेटी अमेरिका पढ़ रही थी। निश्चित तौर पे जनजागरण हुआ था, तब पढ़ रही थी। लेकिन दुर्भाग्य है कि ये जिस तरह से उसकी मृत्यु हुई है, हम सब मर्माहत हैं। और हम CCTV कैमरे के आधार पर अगर इसके साथ छेड़छाड़ की घटना हुई है तो कोई भी पकड़ा नहीं जाएगा। हम आपके टीवी के माध्यम से कह रहे हैं। अरे कानपुर में लेके निकल गए अपराधी, आपने ना अपराधी पकड़ पाए, ना आज तक आप बरामद कर पाए। क्या बात करते हैं? सरकार ने बेटी के लिए, पांडे जी ये बता दीजिए क्या दिया है, कौन सी सहायता दी बेटी को? अरे होनहार बेटी थी, अपनी मेहनत के बल पर अमेरिका गई है। आप क्या बात कर रहे हो? जो मोदी जी बात कर रहे थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनके और भी नारे, उनके नारे थे बेटी बच्चा पढ़ाओ, उनके नारे थे शिक्षा, उनके नारे थे एक हाथ में कुरान होनी चाहिए, एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। होनहार आदमियों को, होनहार बच्चों को तुम्हारे सेव नहीं है। आप क्या बात कर रहे हो? मैं धन्यवाद देता हूँ अजय शर्मा जी का, उन्होंने बड़ी सच्चाई से उन्होंने धन्यवाद देता है, उनकी हिम्मत को उन्होंने सच बात की है। नहीं सरकार में तो पत्रकार ये कहने को हिम्मत नहीं कर पा रहे कि हम सच बोलने के लिए बोले। आप क्या बात कर रहे हो? आप क्या बात कर रहे हो? एक सेकंड। शैतान हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ। अशोक कुमार, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये बताएं कि जिस तरीके के ये मामले हैं, पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई बार बुलंदशहर की ही अगर बात करें तो हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार जैसे मामले आए दिन सामने आते हैं, ना सिर्फ बुलंदशहर, अलग अलग हिस्सों से। और इसमें भी कोई शक नहीं कि पिछले कई दिनों में कई एनकाउंटर भी हुए, कई बदमाश ढेर भी हुए, कईयों को सलाखों के पीछे भी भेजा। आज जो घटना हुई वो पूरे सिस्टम को एक बार फिर सवालों में लाती है। जी राजेश, आपको बता दूं, जिस तरीके के ये कानून व्यवस्था की बात की जाए बुलंदशहर की, पूरी तरीके से ये जिस तरीके के मंचलों ने जिस तरीके की ये होनहार छात्रा के साथ में स्टैंड करते हुए इसको हादसे तो मौत के घाट उतारा,
अब देखा जाए बुलंदशहर की बात की जाए तो कुछ दिन पहले एडीजी का दौरा था बुलंदशहर में, तमाम जितने भी कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने क्राइम मीटिंग रखी थी। क्राइम मीटिंग में साफ साफ कह दिया था एसएसपी से कि जितने भी थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी हैं जो अपराधियों को लगाम नहीं लगा पा रहे हैं और ढीलापन कर रहे हैं, या सत्ताधारी पार्टी का हो या विपक्ष पार्टी के नेता का शरण मिला हो, तुरंत उनको हटा दिया जाए और उनका फीडबैक कम से कम हफ्ते में एक बार आप क्राइम मीटिंग रखी जाए। अभी हाल ही में 13 थाना प्रभारियों के तबादले करे और 7 चौकी प्रभारियों के तबादले करे। चौकी प्रभारी के तबादले होने के बाद में यह मार्क्स करीबन 500 मीटर की दूरी पर एक छात्रा की मंचलों द्वारा स्टैंड कर द्वारा एक सड़क हादसे में मौत होती है। मंचलों द्वारा कहीं ना कहीं सवाल बुलंदशहर के कानून व्यवस्था पे तो खड़े होते हैं कि कहीं ना कहीं पुलिस एसएसपी और पूरी तरीके से तो एक्टिव है, लोकल पुलिस उनका पूरी तरीके से ध्यान नहीं रखती है नियमों का, जो जिस तरह के निर्देश मिलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कहने के बावजूद भी निर्देश देने के बावजूद भी लोकल पुलिस पूरी तरीके से मॉनिटरिंग नहीं करती है। तमाम जो अपराधी पहुंचते हैं उनके साथ युवक का दुष्कर्म जैसी घटना हो या छेड़छाड़ जैसी घटना हो, उनको गंभीरता से नहीं लेते हैं। गंभीरता से लेते तो कहीं ना कहीं जो बाइक सवार स्टैंड कर रहे थे वो आज वो सलाखों के पीछे मिलते, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही लोकल पुलिस में भी खड़ी होती है। बिल्कुल, और पुलिस ने ये पहली मर्तबा नहीं किया, इससे पहले भी। अंकित, आप ये बताएं और ये समझाएं दर्शकों को भी कि मुख्यमंत्री की मंशा साफ है, अपराध को लेकर, अपराधियों को लेकर एंटी रोमियो स्क्वाड भी उन्होंने बनाया तुरंत सरकार में आते ही कि महिलाएं सुरक्षित खुद को महसूस करें। लेकिन क्या वजह है कि आज भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, वारदातें हो रही हैं, डर पैदा नहीं हुआ उस मानसिकता के भीतर? जिनके जहन में ऐसी मानसिकता है उनके अंदर क्यों नहीं डर पैदा हो रहा? वो क्यों आज भी ऐसा कर रहे हैं? ये बात मैं इस बात से सहमति रखता हूं कि यूपी सरकार, सीएम योगी आदित्यनाथ जी की जो मंशा है बहुत ही साफ है। देश के की प्रशासन और शासन को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, मैं दोनों की बात करता हूं, अगर बहुत सुशासित तरीके से काम किया जा रहा है। हाँ, घटनाएं हो रही हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और जहां भी लूप पाया जा रहा है, इंपॉर्टेंट चीज क्या समझना है कि अगर लूप पाने के बाद भी अगर कार्रवाई नहीं हो रही है तो वो गलत है। अगर कहीं लूप मिलता है और उस पर तुरंत कार्रवाई करके उसका जो संज्ञान लिया जाता है तुरंत, तो वो इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, घटना हो रही है और ये होना बहुत गलत है। एक डर होना बहुत जरूरी है प्रशासन का, और डर से ज्यादा रिस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है प्रशासन का, मेरा ये समझना है। खौफ की डेफिनेशन क्या आप समझ, परिभाषा समझने की बहुत जरूरत है। अब देखिए, जो ना समझ लोग हैं, जो जाहिल है, जो दिमाग से पैदल है, मैं कहता हूं उनको, जिनके पास सोच ही नहीं है, एक समझ ही नहीं है, और जिनके पास सोच नहीं है, उनका कोई इलाज नहीं है, फिर उनके लिए क्या सलाखें ही इलाज। तो इनको डर तो होना चाहिए, ये इलाज होना चाहिए, डर तो होना चाहिए। और जहां मैं कहता हूं प्रशासन की में जहां लूप्स आ रहे हैं, और यूपी सरकार ने रिसेंटली ही बहुत सी तब्दीलियां की हैं। प्रशासनिक तौर पे आप देखिए, प्रशासन की बहुत सी पॉलिसीज में चेंजेस लाए गए हैं, बहुत तब्दीलियां की गई हैं, बहुत तबादले हुए हैं। और रिगार्डेड, मैं कहता हूं इस बात को कि जहां दिक्कतें हैं वहां समाधान निकाला जाएगा। बट ये अगर ईव टीजिंग का मामला है और अगर छेड़छाड़ी हुई है, जैसी भी की गई है, इस पे जो है कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए हर तरीके से, चाहे वो किसी भी जात का हो, चाहे किसी भी वर्ग का हो, बिल्कुल कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हम इस चीज की जो है मनोकामना करते हैं, और यही हमारी आकांक्षा है इस समय कि हम इस चीज को देखना। अजय, आप इस बात से सहमत हैं? और क्या आपको लगता है कि ऐसी मानसिकता के भीतर डर पैदा होना बेहद जरूरी है, तभी इस तरह के अपराध पे लगाम लगे? क्योंकि एंटी रोमियो स्क्वाड बना देने से बात नहीं चलेगी, प्रशासन जमीन पे कितना काम करना है उसे देखना होगा। देखिए राजेश, जैसे भी बात हो रही थी कि खौफ, मैंने वही बात पहले कही थी, कानून का डर होना चाहिए। और कानून का डर तब होता है कि जब कानून सही ढंग से एग्जीक्यूट हो जाता है। और जो है छोटे छोटे अपराध के लिए सजा आपको मिलती है। आपको पता चलता है कि छोटा सा भी अपराध होगा तो हमें सजा मिलेगी, और वो कड़ी सजा होगी, और उसके अंदर कोई भी इस तरह का लूपहोल नहीं होगा कि हम चाहे जुडिशरी की जो लचीलापन है उसका हम फायदा उठा लें, ऐसा कुछ कर लें। तो अभी जैसे रिपोर्टर कह रहे थे कि लोकल पुलिस की जो लापरवाही है सब कुछ है। यदि लोकल पुलिस जो है, जो कि ग्राउंड लेवल पे काम करती है, यदि वो अपराधियों के साथ में साठगांठ ना कर ले, ना मिल जाए, तो इस तरह के अपराधों पर लगाम लगाई जा सकती है। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल हमारे सामने विकास दुबे एनकाउंटर है, जिसके अंदर लोकल पुलिस की किस तरीके से सहभागिता थी, कुछ लोग मिले हुए थे, किस तरीके से वहाँ पर सब कुछ हुआ। और ये लोकल पुलिस के मामले में
क्यों नहीं हो पाया? अब जैसे कहा कि भाई अब 4 साल हो गए प्रदेश सरकार को, सत्ता में तो आए तो 4 साल हुए हैं, इससे पहले भी 2 बार सत्ता में रह चुके हैं। दूसरा, विपक्ष में बैठने का बहुत अच्छा अनुभव है, तो उन्हें पता है कि सिस्टम कैसे काम करता है, पुलिस कैसे काम करती है। तो उनको पता था 4 साल एक बहुत लंबा समय होता है कि ग्रास रूट लेवल पे जो कर्मचारी काम कर रहे हैं पुलिस सेवा के अंदर, उनको कैसे दुरुस्त किया जाए, कैसे बदला जाए। वो वही बात हम कर रहे थे पुलिस रिफॉर्म की। पुलिस रिफॉर्म वही चीज है कि आपको इनको बदलना पड़ेगा। आम आदमी का सबसे पहला वास्ता कांस्टेबल से, हवलदार से या चौकी इंचार्ज से पड़ता है, या पीसीआर वैन में जो काम करता है उससे पड़ता है। आप उसको नहीं बदल रहे हैं, ऊपर के ब्यूरोक्रेट्स को या आईपीएस आईएएस को बदल रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। वहां तो उसको तो बैठ के प्लानिंग बनानी है, यानी चौकी थानों में सुधार करना होगा। बिल्कुल, नीचे जमीनी स्तर पर सुधार करना पड़ेगा। जमीनी स्तर पर सुधार नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। एक आईओ ही रिपोर्ट बना के भेजता है ऊपर एसएसपी के पास में या अपने अधिकारी के पास में कि ये हुआ था वहां पर, तो वहीं पर सब कुछ ब्लॉकेज है, तो कैसे कार्रवाई होगी, कैसे खौफ बैठेगा? ठीक है, शाहिद कुछ कहना चाह रहे हैं जल्दी से। मैं अशोक पांडे के पास फिर जाऊँ। मैं पांडे जी से मेरे सवाल हैं। पांडे जी ने अभी बड़ा आसान सा, पिछले टाइम जब इनको मिला था, बड़ा आसान सा सवाल इन्होंने कर दिया कि सब ये मुलायम सिंह के ये कमेंट थे, मुलायम सिंह के वो कमेंट थे। जब मुलायम सिंह के कमेंट थे तो उन कमेंटों को बदलने के लिए तो आप आए थे। दूसरी बात मेरी, हमारे जो अंकित अरोड़ा जी बैठे हैं, हमारे वरिष्ठ हैं, मेरा इनसे सवाल ये है कि सुशासन का मतलब क्या है? अगर सुशासन इसको हम कहेंगे तो फिर सुशासन को क्या कहेंगे? हर दिन एक आदमी का मर्डर हो जाता है, हर दिन आदमी मर्डर करके निकल जाता है, हर दिन एक पत्रकार का मर्डर हो जाता है, पत्रकार पे एफआईआर हो जाती है, और जो आदमी जरा सा सच बोलता है, जो आदमी जरा सा सच बोलता है, जो आदमी जरा सा झूठ बोलता है, दूसरी पार्टी से है, सत्ता विरोधी है, उसके खिलाफ इतनी स्पीड से कार्रवाई होती है, पूरी प्रॉपर हो जाती है। एक मिनट सर, अभी पूरी कार्रवाई प्रॉपर हो जाती है। बहुत जल्दी हो गया, जल्दी हो गया। आप सवाल पूछ रहे हैं ना। एंटी रोमियो जो बनाया था, वो एंटी रोमियो का सिर्फ बनाया था, जैसे बेटी पढ़ाओ का जो नारा दिया था, क्या सिर्फ नारा इसीलिए दिया था या एंटी रोमियो की कोई? चलिए मैं जवाब ले लेता हूं। अशोक पांडे जी सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया, दावे किए बड़े बड़े, वायदे किए बड़े बड़े, लेकिन हकीकत जमीन पे नजर नहीं आती। मैं एक और बात आपसे जानना चाहता हूं कि क्या पुलिस पे कोई कंट्रोल नहीं है? क्या पुलिस सुधार की ओर कदम नहीं उठाए जा रहे? क्योंकि आए दिन ऐसी घटनाएं जो हो रही हैं, वारदातें, वो सवाल सरकार पे भी उठाती हैं जो लापरवाही प्रशासन की है। देखिए, हमारी सरकार ने तो यहाँ तक तय किया किसी थाना अंतर्गत अपराध होंगे वहाँ के पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगी। पुलिस अधिकारियों को हम चुस्त कर रहे हैं जहाँ पुलिस अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं, जैसे कानपुर में। अरे सर, जिस अपराधी को खिलाफ कार्रवाई होती है उसका तो रातों रात ट्रांसफर हो जाता है, अगर वो सही बात कह दे तो। और पुलिस व्यवस्था को हम चुस्त कर रहे हैं। अगर किसी अधिकारी ने सही बात कह दिया तो उसका रातों रात ट्रांसफर हो जाता है। इन विरोधियों के पेट में दर्द हुआ है। चला देख लीजिए, विकास दुबे जब पकड़ा गया इन्होंने कहा नौटंकी है, विकास दुबे जब मारा गया इन्होंने कहा नौटंकी है। ये कौन सी बात सच है? जरा इन लोगों से पूछ लीजिए। विकास दुबे 8 पुलिस कर्मियों को और इतने सारे लोगों को शहीद करके पकड़ा गया। पुलिस के अधिकारी क्या कर रहे थे आप तो सत्ता में 4 साल से हैं। विकास दुबे जी कब पकड़े गए? इतने सारे पुलिस कर्मियों को शहीद करने के बाद पकड़े गए। और क्या पकड़े गए? यूपी पुलिस ने पकड़ा उनको, मध्य प्रदेश में जाके पकड़े गए। अगर आपका यही पकड़ना है तो उस पकड़ने को छोड़िए, ऐसे पकड़ने की क्या जरूरत है? उस विनय तिवारी जिस विकास दुबे की आप बात कर रहे हैं वो अपराधी संयंत्र का आदमी है, और वो आदमी वहां जाके मध्य प्रदेश में पकड़ा जाता है। आ जाए पीछे ना जाएं बहुत ज्यादा, नहीं तो बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसमें गड़े मुर्दे उखड़ेंगे तो वो हर दल में उखड़ेंगे। राजेश जी, मैं शाहिद खान जी की बात को थोड़ा सा काउंटर करना चाहूंगा। ठीक है, देखिए, सवाल क्या होना चाहिए मुझे समझ नहीं आ रहा। आप वरिष्ठ, आप जो है कांग्रेस का जो है पक्ष रख रहे हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि अगर एक्शन लिया गया वो गलत है कि एक्शन नहीं लिया गया वो गलत है? जब तक नहीं लिया जा रहा था तो आप लोग कह रहे थे लो एक्शन लो, कब लोगे, क्या कर रहे हो, और जब एक्शन ले लिया गया तो फिर आप जो है बीटिंग अराउंड द बुशेस कर रहे हैं। ये गलत है, ये गलत है। आप इस चीज को वहां से काउंटर मत करिए। आज जो मुद्दा है उस मुद्दे पर बात करिए। लोग भवन के सामने जो आज मुद्दा है, मुद्दा आज का नहीं है, इनका प्रवक्ता ये मुद्दा आज का नहीं है, पिछले 4 साल से चल रहा है। एक आदमी के खिलाफ इतनी कार्रवाई हो जाती है कि इमीडिएट उसके सब काम हो जाते हैं, और जो अपराधी हैं ये हर दिन का मुद्दा। आप आप क्या बात कर रहे हो? फकरुल हसन, आज अगर अपराध हो रहा है तो कार्रवाई भी हो रही है। आज अगर कहीं पे एफआईआर दर्ज करानी है, किसी को धक्के नहीं खाने पड़ रहे, उसका शिकायत दर्ज होती है, कार्रवाई होती है। फिर आज शिकायतें क्यों है? क्योंकि अपराध तो आपके उसमें भी होता रहा है, लगाम लगाने की पूरी कोशिश की जा रही है। हाँ, घटनाएं हो रही है, उस पर सवाल जरूर उठेंगे, लेकिन सुधार की ओर भी क्या दिखाई दे रहा है कुछ?
देखिए मुझे नहीं मालूम कि आप कहाँ पे सोच रहे हैं कि कहाँ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। मैं लखनऊ रहता हूँ। हाँ। तो लखनऊ में मेरे पास नहीं तो रोज 2-4 फोन आते हैं कि मैं वहां मुकदमा दर्ज कराने गया था। हाँ। और पुलिस मुकदमा नहीं लिख रही है। हाँ। तो मैं नहीं समझता कि उत्तर प्रदेश में आप अगर ये कहना चाहते हैं कि कोई तहरीर लेके जाता है और उसकी 2 मिनट के अंदर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है, तो ऐसा नहीं है। हाँ। उत्तर प्रदेश में बदला कुछ नहीं है। अभी ये विकास दुबे की बात कर रहे थे, इन्हीं ने कहा कि विकास दुबे को पकड़ लिया। अरे विकास दुबे ने तो मध्य प्रदेश में आत्मसमर्पण किया था, इसमें उत्तर प्रदेश की क्या भूमिका है? आप तो मध्य प्रदेश से उनको लेके आए थे। उसके बाद की घटना में मैं नहीं जानना चाहता, वो बहुत लंबा विषय हो जाएगा। फिर उसके बाद ये अधिकारियों की बात करते कि अधिकारियों पे कार्रवाई करते। मैं पूछना चाहता हूँ कि कानपुर के जो एसएसपी थे उन पे क्या कार्रवाई की गई है? और ट्रांसफर, किसी भी नौकरी में ट्रांसफर कभी भी कार्रवाई नहीं होती है, ना वो दंड माना जाता है। आप नौकरी कर रहे हैं तो आज इस शहर में होंगे, कल दूसरे शहर में होंगे। हाँ। अभी एक ऑडियो भी रिलीज हुई थी, उसमें ये कहा गया कि जुए के 5 लाख रुपए उनको एसएसपी को उस थाना अध्यक्ष ने पहुंचा दिए। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या कार्रवाई हुई थी? नोएडा में एक अधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर आरोप लगाता है, सरकार पर आरोप लगाता है कि पैसे लेके ट्रांसफर किए जा रहे हैं, उस अधिकारी पे कार्रवाई कर दी जाती है, लेकिन उस अधिकारियों ने जिनके नाम लिए थे, जिन लोगों पे, उन पे कार्रवाई नहीं होती है। तो ये किस तरीके की सरकार है? ये कैसी सरकार है? ये कैसी कार्रवाई कर रही है? ये आप खुद समझ लीजिए कि जब इनके अधिकारी इनके खिलाफ बोल रहे हैं, आप देखिए कि पत्रकार जब पत्रकारिता करना चाहता है वो उसके खिलाफ मुकदमा लिख दिया जाता है। कोई जनता का आदमी, पब्लिक का आदमी, पूर्व आईएएस अगर सरकार के खिलाफ बोलता है तो उसके खिलाफ आप मुकदमा लिख देते हैं। क्या ऐसे सरकार चलाई जाती है? आप कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। आज अपहरण उत्तर प्रदेश में एक उद्योग बन गया है। कहीं से भी किसी को उठाइए और अपहरण की रकम लीजिए और फिर अपहरण किया हुआ व्यक्ति भी नहीं मिलता है। ये आपने देखा कि कानपुर में किस तरीके से पुलिस मौजूद थी। हाँ। उसके बावजूद 30 लाख रुपए लेके अपहरण। अशोक पांडे, ये हकीकत है जमीन की उत्तर प्रदेश की जो फखरुल हसन गिनवा रहे हैं आपको? देखिए, मूल बात है, ये लोग सिर्फ गिनवाएंगे। ये लोग तो उस पार्टी के लोग हैं जहाँ नेता। मेरा काम ही है आपको आईना दिखाना। आप आईना नहीं देखेंगे तो भी हम आपको आईना दिखाएंगे। हमारा काम ही है आईना दिखाना। हमारी सरकार काम कर रही है। हमने 6,500 काउंटर किए हैं, 30,000 से ऊपर अपराधी जेल में है। और हमने जब काउंटर किया तो हमेशा सदन में ये लोग बिनबिनाए, छनछनाए। और आज जिसके ऊपर लाख का इनाम होता है, उन अपराधियों को महिमा मंडित करने का काम इन्हीं विपक्षी दलों के लोग कर रहे हैं। लेकिन ये बताएं पांडे जी कि सुदीक्षा जैसी बेटियों को इंसाफ कैसे मिलेगा और आगे इनके साथ ऐसी घटनाएं ना हुई, उसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, ये निश्चित तौर पर एक दुर्भाग्यजनक घटना है। एक मेधावी छात्रा का निधन हुआ है। निश्चित तौर पे हम लोग दुखी हैं। मेरा एक सवाल है अशोक पांडे जी से। सीसीटीवी कैमरे को, अशोक पांडे जी, अपराधी, मेरा एक सवाल है आपसे। मेरा एक सवाल है, सिर्फ एक ही सवाल है। आप ऐसा क्या करने जा रहे हैं कि आपके राज्य के प्रत्येक नागरिक को इस बात का भरोसा हो सके कि उसकी बेटी या उसकी बहू या उसकी पत्नी घर से जब बाहर निकलेगी तो सुरक्षित होगी, और अगर वो अपने बाप के साथ, भाई के साथ या बेटे के साथ जाएगी तो उसके साथ में किसी भी तरह की कोई घटना नहीं घटेगी? बस इतना मुझे समझना है। देखिए, आपको बता दें कि हमने इसीलिए ऑपरेशन रोमियो स्टार्ट बनाया है कि जो इस तरह की घटनाएं हो रही है उसके खिलाफ त्वरित कार्रवाई हुई। लेकिन उसकी आड़ में तो जो घर के जो बुजुर्ग हैं, या पिता हैं, या भाई हैं, दोस्त हैं, उन्हीं को प्रताड़ित किया जा रहा था। अपराधियों को पकड़े नहीं गए, उसकी इतनी आलोचना हुई जिसके से आपको बंद करना पड़ा उसको। मैं तो लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहा हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर यदि सख्त हो जाए, ये सिस्टम सही ढंग से काम करे तो सब कुछ हो सकता है। हमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर कोई शक नहीं है, उनकी नीयत पर कोई शक नहीं है, बहुत अच्छे हैं, सब कुछ है। लेकिन जो सिस्टम काम नहीं कर रहा है उस पर लगाम लगाने की जरूरत है, उसमें रिफॉर्म करने की जरूरत है, उसको बदल देने की जरूरत है। जब तक वहां बदलाव नहीं होगा तब तक आपकी प्लानिंग कागजों में रह जाएगी या फिर अधूरी रह जाएगी, जिसकी वजह से आपको आलोचना का शिकार होना पड़ता है और होना पड़ेगा यदि आप ग्रास रूट लेवल पर बदलाव नहीं करेंगे। हम ये कह के पल्ला नहीं झाड़ेंगे कि नौजवानों से गलतियां हो जाती है। नहीं, उन जिन्होंने ऐसा कहा उनको वक्त के साथ आईना दिखाया गया था और आपके हाथ में कमान इसलिए दी गई थी कि अब चीजें बेहतर होंगी। अंकित, आप ये बताएं कि क्या
जमीनी स्तर पे जो सुधार की जरूरत है, चौकी थाने जो निचला स्तर है, क्योंकि किसी भी इंसान का पहला पाला, वही बात अभी जो अजय कह रहे थे कि पहले दारोगा सिपाही जो है उनसे पड़ता है, नीचे का जो सुधार है वो करना होगा, तब लोगों में थोड़ा सा वो होगा कि हाँ भाई अब हम कम से कम सुरक्षित हैं या कार्रवाई होगी। वहां सुधार की जरूरत है, ना कि एसपी आईएसपी या जिस बड़े अधिकारियों के तबादले करके संदेश नहीं जाएगा। देखिए राजेश जी, जो भी बदलाव होते हैं वो एक प्रॉपर हायरार्किकल सिस्टम से होते हैं, आप समझिएगा इस बात को। एक ऑर्गेनाइज हायरार्किकल सिस्टम है, हाँ एक हायरार्की है, आप समझिए जिस हिसाब से बदलाव किए जाते हैं। भाई टॉप मोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन जो होता है वो अपने निचले हिस्से में अगर कोई भी लूप फाइंड करता है तो वहां पे चेंजेस किए जाते हैं। वो उसके नीचे करता है, वो इसके नीचे करता है। तो जैसा अजय जी का कहना है कि ऊपर के जो आईपीएस अधिकारियों को का तबादला किया जा रहा है या चेंजेस किए जा रहे हैं वहां सिस्टम के अंदर, हाँ वो किए जा रहे हैं, बिकॉज बदलाव जब ऊपर होगा तभी वो नीचे आएगा। बिकॉज एक प्रोटोकॉल हमेशा चलता है, ब्रिक बाय ब्रिक एक स्टेयर केस होती है, एक लेडर होती है। तो लेडर का अगर टॉप पॉइंट पे अगर चेंजेस किए जाएंगे तो बदलाव नीचे तक आएंगे, बट वो बदलाव नीचे कब आएंगे, किस हिसाब से आएंगे, वो एक प्रशासनिक प्रोटोकॉल, एक ऑर्गेनाइज सिस्टम का हिस्सा है। हाँ ये बात भी उनकी, मैं अजय जी की इस बात से सहमति रखता हूं कि जब भी एक आम आदमी के साथ कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी घटना घटती है, तो सबसे ज्यादा सबसे पहले जो है एक निचले अधिकारी के पास जाता है, चाहे वो कांस्टेबल है। मैं नोएडा का एक मामला याद दिला देता हूँ। देखिए मामलों के साथ चलेंगे तो हर सरकार में कोई ना कोई मामले, हर सिस्टम में कोई ना कोई मामले हैं। सवाल ये है कि लास्ट ईयर जो है वैभव कृष्ण एसएसपी थे और जो चौकी इंचार्ज पकड़ा गया था, लूट की वारदात को अंजाम देता था, जिसके अंदर कुछ स्थानीय लोग मिले हुए थे, बदमाश मिले हुए थे। तो ये जो मामला है, आप इसको कहां से कहां जोड़ रहे हैं? नीचे तो गंदगी है, नीचे तो सब कुछ सड़ा गला है, ऊपर जो आपने एक ताज बैठा रखा है, बहुत अच्छी चीज बैठा के, नहीं ये अच्छा नहीं है, इसको बदल दो तो नीचे गंदगी अपने आप सही हो जाएगी, खुशबू फैल जाएगी नीचे तक। ऐसे नहीं होगा, आपको नीचे बदलना ही पड़ेगा, सब कुछ बदलना पड़ेगा नीचे। जब नीचे की चीजें ठीक रहेंगी, नींव अच्छी होगी, तो अफसर अच्छे ढंग से काम करेंगे। ये अफसर ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों से काम नहीं करा पाते हैं। यही तब्दीलियां हो रही है। अफसर इतना पढ़ लिख कर आता है, चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, पीपीएस हो, जो कुछ भी हो, इतना पढ़ लिख कर आता है, लेकिन वह ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों से काम नहीं करा पाता है। और उसके बाद जो रिजल्ट होते हैं हमारे सामने होते हैं और वो तबादले के रूप में दिखाई देते हैं, क्योंकि एक विरोध शुरू हो जाता है ऐसे अफसरों का भी कि भाई ये काम कराने के लिए कह रहे हैं, बदलने के लिए कह रहे हैं, इनकी स्थानीय साठगांठ हो जाती है। इसलिए नीचे बदलाव जरूरी है, है ना? नीचे बदलाव जरूरी है, ये एक प्रकृति का नियम है। चेंजेस जो है प्रकृति का नियम। अरे यहाँ पे प्रकृति का नियम नहीं है, यहाँ पे लॉ का नियम है, यहाँ प्रकृति नियम नहीं है, लॉ का नियम है, लॉ का नियम फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पर जो है स्कोप है, स्काई इज द लिमिट में कहता हूं। इम्प्रोवाइजेशन का कोई लिमिट नहीं है, कोई कुछ कोटि का चीज नहीं है, आप समझिए। हमेशा चेंजेस की रिक्वायरमेंट है। और अब मैं कह रहा हूं अगर ऐसा है और ऐसी बातें हैं कि नीचे जो है गंदगी है आपके हिसाब से, तो उसको भी चेंजेस किए जाएंगे और शासन उसमें कार्रवाई करेगा। तो शुरुआत नीचे से ही ना हो कि नीचे से ही पहले चौकी थानों को सुधार किया जाए, उसके बाद धीरे-धीरे प्रोटोकॉल जब बनता है ना, तो ये जब थानों को चेंज करना है, जो जो प्रोटोकॉल मीटिंग्स के लिए होगा, दूसरी चीजों के लिए होगा। यहाँ बदलाव की बात हो रही है, बदलाव में कौन सा प्रोटोकॉल है? साफ दिखाई दे रहा है यहाँ गंदगी खराब है, कार्रवाई नहीं हो रही है। या कोई तर्क भी है? आप क्योंकि लगातार सवाल ही पूछ रहे हैं हमसे, अपनी कोई बात है, तर्क है तो आप रखें। सर हमारे पास सवाल भी है, हमारे पास तर्क भी है। हाँ, मेरा अरोड़ा साहब से एक सवाल है पहला, उसके बाद में अपना तर्क दूंगा। सवाल ये है कि अरोड़ा साहब हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, उनको राजनीतिक विशेषज्ञ की बात रखनी चाहिए। वो सरकार का रक्षा कवच बन गया। सर सुनिए 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 सर 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 सुनिए सुनिए सर सुनिए पहले सुनिए सर सुनिए, हम आपको सुन रहे हैं, आप सुनिए अंकित सर सुनिए सुनिए आप सुनिए अपने पॉइंट ऑफ व्यू है, वो अपनी बात रखेंगे, अपनी बात आप अपनी बात रखें, पर ये तो बता दीजिए, आप ये बता दीजिए, ठीक है सर, संवेदना है आप ये मतलब ये नहीं आप सरकार के लोग। सर आप ये बता दीजिए, आप ये बता दीजिए वो जीना कब बनेगा, वो स्टेप कब बनेंगी? स्टेप बाय स्टेप आपने समझाया, सरकार को लगभग 4 साल हो गए, सरकार वो स्टेप बाय स्टेप सुधारने का तरीका जब सरकार जाने वाली होगी तब बनाएगी या अब कब बनाएगी? हमारा पांडे जी से और आपसे दोनों से सवाल है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 70 साल के फिराए हुए रास्ते को हम 4 साल में करेंगे, बात इसकी नहीं हो रही, बात इसकी हो रही है कि
अगर सरकार ने अच्छे काम किए हैं तो कहीं ना कहीं लूप सिस्टम में पाए गए। हाँ। बट सरकार उन नीतियों को, नीति और नियत में सरकार की कोई कमी नहीं है। हाँ। मैं सरकार के साथ खड़ा हूं। हाँ। ये महामारी से लड़ने का तरीका देख लीजिए, विकास दुबे देख लीजिए। अरे सर, महामारी से लड़ने का भी तरीका बता है। 22 लाख मरीज हो गए आज। आप क्या कह रहे हैं? 22 लाख मरीज हो गए। 22 लाख हो गए। अगर सही तरह से लॉकडाउन नहीं होता तो 22 लाख 2 करोड़ को ऊपर जा सकते थे। हाँ। अब समझिए उस बात। हाँ। आज अशोक है, अरे, दिक्कतें नहीं अरे है। सर, लॉकडाउन कैसा हुआ वो भी देश ने देखा है। लॉकडाउन कैसा हुआ वो भी देश ने देखा है। फकरुल कुछ कहना चाह रहे हैं आप जल्दी से? देखिए मुख्यमंत्री जी की जो टीम 11 है, हाँ। वो कोरोना की जब मीटिंग होती है तो वीडियो गेम खेलती देखती है। आखिर ये मेरे मित्र कैसे सरकार पे विश्वास कर रहे हैं? ये उत्तर प्रदेश में कोरोना की लड़ाई लड़ी कहां जा रही? जो टीम 11 बैठ नहीं, कोरोना पे आज ना जाए, आज अपराध पे बात करते हैं, उस पे हम वक्त वक्त पे करते रहे हैं। और आज कोशिश ये है कि कम से कम जो नहीं खूबसूरती क्या मुद्दे से बदल जाएंगे। हाँ, अधिकारी तो वही बदल जाती। नहीं, उस तरफ नहीं जाएंगे। अशोक पांडे, आप कुछ हम कहना चाह रहे थे? नहीं, अशोक जी ये बताएं कि पुलिस को सुधार कैसे होगा? जो निचले स्तर पे जो वादे हैं, पहले वहां से सुधार की शुरुआत करनी होगी या ऊपर के जो आला अधिकारी है उनसे? देखिए, आपको बता दें कि यहाँ बैठ के जिस तरह से हमारे पुलिस के मनोबल को ये लोग तोड़ रहे हैं, ये दुर्भाग्यजनक है। सारे कर्मचारी पुलिस के इस तरह नहीं है, 2-4 हो सकते हैं। हाँ। 1-2 विनय तिवारी हो सकते हैं, लेकिन 8 जाबाज अफसर मरे, वो भी सारे कर्मचारियों को किसी ने नहीं बोला। ये बोला गया है शासन सुस्त है, प्रशासन मजबूर है। कर्मचारी पे किसी पे कोई कमेंट नहीं किया गया। पांडे जी, सरकार से सवाल किया जा रहा है। सरकार बिल्कुल सुस्त है, प्रशासन मजबूर है सरकार के हाथों। किसी एक अधिकारी के ऊपर प्रेशर नहीं उठाया जा रहा है। कार्रवाई होती है, लापरवाही बरतने पर कार्रवाई होती है, लेकिन सारे पुलिस वाले ऐसे नहीं है। ये पुलिस वाले अपने कर्तव्य पे अपनी जिंदगानी गंवाने वाले लोग हैं, लेकिन ये दुर्भाग्य है ये विरोध पक्ष के लोग इस तरह नहीं, लेकिन ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये भी तो है ना कि यूपी पुलिस ने खुद अपने ऊपर सवाल उठाने के मौके दिए। ऐसी ऐसी घटनाएं हैं जिसका जिक्र करें तो शर्मिंदगा होनी पड़ती है, शर्मिंदगी हो जाती है। निश्चित तौर पे तो एक अधिकारी हो सकते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। उस दिन हमारी पुलिस दमन करने ही जा रही थी विकास दुबे पर, लेकिन एक पुलिस वाले ने ही अपने विकास दुबे को छोड़ के विक्रम जोशी पे आ जाइए आप। बस देखे, मेरा ये मानना है ऐसे FIR नहीं लिखी गई थी उसकी, कई बार उसने कहा था, उसकी सारी मामला सामने है। तो यहाँ पर तो बहु बेटियों की बात कर रहे हैं, स्त्रियों की बात कर रहे हैं, उनके मान सम्मान की सुरक्षा की बात कर रहे हैं कि एक परिवार कैसे अपनी बच्ची को जो है स्कूल, कॉलेज या फिर वहाँ शॉपिंग करने के लिए, पढ़ने के लिए या नौकरी करने के लिए कैसे भेजेगा, कैसे इस बात की उसको आश्वस्त रहेगा कि उसकी बच्ची या परिवार की स्त्री घर वापस सुरक्षित आएगी। अशोक कुमार, आप ये बताएं कि जो चौकी थाने हैं वहां पे किस तरीके के हालात हैं और क्या आला अधिकारियों का डर नहीं है? दारोगा में, सिपाही में, जो चौकी थानों में बैठे हैं उनमें, चूंकि शिकायत लेके पहले इंसान वही जाता। अशोक कुमार, आप सुन पा रहे हैं? जी राजेश, आपको बता दूं कि पूरी तरीके से SSP संतोष कुमार अभी जनपद से बाहर है, क्योंकि उनके मां का देहांत हो चुका है। और पूरे बात करने की बात की है तो SSP ने पूरी तरीके से सतर्कता निभाते हुए उनको क्राइम मीटिंग में बोला था कि अपराधी कोई भी हो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए और जो भी राशि जाते उनका अच्छी तरीके से उनकी सुनवाई हो। अब देखना होगा कि उनको गैर जनपद जाने के बाद में एक बड़ी घटना हुई है, इसमें साफ साफ दिख रहा है लापरवाही लोकल पुलिस की अहम भूमिका रही है, क्योंकि 24 घंटा से ज्यादा हो चुके हैं। आरोपी अभी भी फरार है और किसी भी फुटेज आई मीडिया में खबर आने के बाद फिर जाएगी बुलंदशहर पुलिस। कहीं न कहीं लोकल पुलिस का जो अपराधी के बीच में तालमेल होना चाहिए, तो अपराधी को आश्वासन देने चाहिए, वो आश्वासन नहीं मिल पा रहा है। अपराधी के हौसले इतने बुलंद है कि अपराधी की सुनवाई अच्छी तरीके से लोकल पुलिस नहीं कर पाती है। ठीक है अजय, आप ये बताएं कि जिस तरीके के हालात आज हम सबके सामने हैं, इससे कैसे उधार पाया जाएगा? क्योंकि सरकार कोशिश कर रही है, प्रशासन लापरवाह बना हुआ है, पुलिस लगातार सवालों के घेरे में है, जैसी कार्य पर डाली है, तो कैसे ठीक होंगी व्यवस्था जो है, उसमें सुधार कैसे होगा? महिलाएं कैसे इसको सुरक्षित महसूस करेंगी? देखिए राजेश, सबसे पहली बात यह है कि हमारे देश का कानून बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है। अगर उसको सही ढंग से इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाए, उसमें कहीं कोई खामी नहीं है। लेकिन इसके कानून के जो पैरोकार हैं
और इसके जो सुरक्षा में जो लोग लगे हुए हैं, हाँ। वही यदि इसके लूप होल्स का या जैसे हम कहते हैं कि जो लचीलापन उसका फ़ायदा दूसरों को दे देते हैं, और जो जानकार हैं, चाहे वकील भी इसमें शामिल होते हैं या फिर जो है कुछ पुलिस तंत्र के लोग हैं, वो कुछ लोग वो भी इसमें शामिल होते हैं। हाँ। वो बताते हैं कैसे इससे बचा जा सकता है। हाँ। या फिर छोटे स्तर पर जो कर्मचारी काम करते हैं, जो स्थानीय जो लोकल छोटे मैं असंगठित गिरोह की मैं बात कर रहा हूँ, या छोटे मोटे जो गली मोहल्ले की बदमाशी करते हैं, लुच्चागिरी करते हैं, मैं बहुत कड़वा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये वो जो लोग होते हैं, ये छोटे छोटे कांस्टेबल लेवल पर पलते हैं, वहाँ पर उनकी रंगदारी चलती है। ये छोटे छोटे वो लोग होते हैं जो पैंट के बाजार से वसूली भी करते हैं, या इस तरह के जो काम करते हैं, मतलब छोटे छोटे अपराधी जो हैं। हाँ। यही घर की बहू बेटियों पर निगाह गड़ा के रखते हैं कि फलां की लड़की वहाँ जा रही है या वहाँ उसकी औरत वहाँ जा रही है। तो ऐसे लोगों पर तभी लगाम लगेगी जब तक पुलिस रिफॉर्म के नाम पर निचले स्तर पर जो लोग काम करते हैं, चाहे वो 1 फीते वाला हो या 3 फीते वाला हो या 1 स्टार पे हो, जब तक वहाँ पर उनकी मानसिकता में बदलाव नहीं लाया जाएगा कि उनका ये दायित्व है कि समाज को सुरक्षा दें और कानून की सुरक्षा प्रदान करें, कानून को सही ढंग से एग्जीक्यूट कर दें। अंकित, आप सहमत है कि यही अब जरूरत है यहाँ पे कि अगर सुधार करना है तो निचले स्तर से शुरुआत करनी होगी, तभी मानसिकता को बदला जा सकता है? देखिए, सुधार जो है एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो हमेशा चलती रहेगी। और मैं अजय शर्मा जी की बात से जो है सहमति रखता हूँ कि हाँ, निचले स्तर पे भी जो लोकल पलते हैं, जो लोकल के दम पे उछलते हैं, हाँ, ये कहीं ना कहीं जो है सुशासन पे दबा होता है, ये मानता हूं इस बात को। बट ठीक है, सुधार एक प्रक्रिया है और वो हमेशा चलती रहनी चाहिए। बट उससे पहले एक सोच होना बहुत जरूरी है। हाँ। ये लड़ाई मानसिकता की है, हर चीज से पहले। हाँ। मानसिकता बदलनी बहुत जरूरी है। हाँ। मानसिकता बदलेगी कब? जब शिक्षा मिलेगी। हाँ। जब शिक्षा में सुधार होगा, और शिक्षा में सुधार हो रहा है। अभी नई पॉलिसीज आई हैं, आपके सामने है सब पॉलिसीज। हाँ, जो एनईपी की जो पॉलिसी अभी सरकार ने लॉन्च की है, अब उसमें देखिए, तो मैं मानता हूँ ये गलत हो रहा है। जो गलत है वो, मैं किसी चीज का सहयोग नहीं कर रहा हूँ, जो गलत है वो गलत है। और अगर इस पे कार्रवाई होनी बनती है तो बहुत सख्त कार्रवाई की जाए। ये मेरा निवेदन है यूपी सरकार से कि किसी भी ऐसे मंचलों को छोड़ना चाहिए जो रोड पे। उम्मीद करें कि आने वाले वक्त में कुछ बेहतर चीजें होंगी, व्यवस्था सुधरेगी, और जैसा कि दीक्षा या कोई दूसरी बेटी इस तरीके से कहीं ना कहीं अपहरण किसी का हो जाता है, कहीं दुष्कर्म हो जाता है, कहीं पे कोई दूसरी आपराधिक वारदात हो जाती है, वो नहीं होगी कम से कम। मैं पांडे जी से एक बात समझना चाह रहा हूँ कि मैं जहाँ तक याद है, जब वो बेंगलोर वाली रेप की घटना घटी थी, उसका कुछ रेप की घटना घटी लास्ट ईयर की बात है, ये अक्टूबर-नवंबर के आसपास की बात है, तब यूपी सरकार की तरफ से फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात हो रही थी कि हम जो है कुछ ऐसे अदालत लेकर आ रहे हैं, कोर्ट जो तेज़ी से सुनवाई होगी। हाँ। जहाँ पर स्त्रियों के साथ होने वाले अपराध की जो तुरंत कार्रवाई हो सकेगी। हाँ। वो कहाँ है? क्योंकि ये जो अपराधी हैं इसी बात का फ़ायदा उठाते हैं। जहाँ से क्या होगा, कोर्ट में केस चला जाएगा, वहाँ पर हम जब लड़ते रहेंगे, देख लेंगे, ये हम बेल पर वापस बाहर आ जाएंगे, हमारे लोग छुड़ा लेंगे। तो ये बहुत शॉर्ट में, हाँ, ये इससे कैसे निपटेंगे, इसके लिए क्या प्लानिंग है कि जिससे कि कानून प्रक्रिया तेज हो सके और अपराधियों को जल्द से जल्द बहुत कमी है। पांडे जी, बहुत जल्दी में इस बात का जवाब दीजिए कि क्या पुलिस सुधार की ओर, फास्ट ट्रैक की ओर सरकार कुछ सोच रही है ताकि कम से कम कोई और बेटी किसी दरिंदे का शिकार ना हो? देखिए, निश्चित तौर पे हमारी पुलिस व्यवस्था अब चुस्त है, और जो थोड़े लापरवाही में कुछ कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है, और हम निश्चित तौर पे इस तरह की घटना न हो, इसके लिए हम निश्चित सख्त कदम उठाने वाले लोग हैं। ठीक है, शाहिद, आप कोई टिप्पणी आखिर में करना चाहें? बहुत मेरी तो यही टिप्पणी है पांडे जी से, इतनी चुस्त दुरुस्त व्यवस्था है, ये ऐसी चुस्त दुरुस्त बनी रहेगी या इसमें कुछ और सुधार हो जाएगा? निश्चित तौर पे आपकी राय माथे पे हम पुलिस को सुरक्षित कर रहे हैं, कानून व्यवस्था सही कर रहे हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में कोई बेटी परेशान ना हो, किसी को किसी के साथ किसी भी तरह की कोई आपराधिक वारदात ना हो। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। शाहिद खान शुक्रिया, अंकित आपका शुक्रिया, और वक्त निकालने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। और हमारी ये कोशिश थी कि कम से कम बेटियों के साथ, बहनों के साथ, महिलाओं के साथ ऐसी घटनाएं ना हो कि उन्हें छेड़छाड़ का विरोध करना भारी पड़ जाए, कहीं पे उनका अपहरण हो जाए, कहीं पे दूसरी आपराधिक वारदात उनके साथ हो। जरूरी है कि जब भी घर से कोई बहन बेटी निकले तो वो खुद को सुरक्षित महसूस करे। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें।